तो चलिए आज की गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो हमें 18वीं सदी के भारत में ले जाते हैं। ये वो दौर है जो मुगल साम्राज्य, जो लगभग 2 सदियों से हिंदुस्तान पर राज कर रहा था, ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर सल्तनतों में से एक का अंत कैसे हुआ? ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ एक साम्राज्य के खत्म होने की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक खालीपन की, जिसे भरने के लिए कई नई ताकतें आपस में टकरा रही थीं। और ये दस्तावेज हमें यही बताते हैं कि ये दौर पूरी तरह से अराजकता का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का था। बदलाव का दौर। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहला सुराग हमें मिलता है औरंगजेब के शासनकाल में, जो 1658 से 1707 तक चला। कहने को तो उसके वक्त में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार पर था, मतलब नक्शे पर तो लगभग पूरा उपमहाद्वीप दिखता है। लेकिन इन दस्तावेजों से लगता है कि यही फैलाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है औरंगजेब की दक्खन नीति। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 25-26 साल दक्षिण भारत में मराठों से लड़ते हुए गुजार दिए। ये एक कभी ना खत्म होने वाली जंग बन गई थी। 25 साल? जी, और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि शाही खजाना खाली हो गया, बेहतरीन सिपाही और सेनापति मारे गए, और साम्राज्य का जो पूरा प्रशासनिक ढांचा था वो चरमरा गया। मतलब वो दक्षिण को जीतने गया था, लेकिन इस कोशिश में उसने उत्तर में अपनी पकड़ खो दी। बिल्कुल। और फिर उसकी धार्मिक नीतियों का भी जिक्र आता है, जैसे जजिया कर को फिर से लगाना। इससे राजपूत, सिख, जाट ये सब समूह नाराज हो गए, जो कभी मुगल सल्तनत की लीड हुआ करते थे। लेकिन कुछ दस्तावेज ये भी तो कहते हैं कि औरंगजेब की नीतियां शायद पूरी तरह धार्मिक नहीं थीं, राजनैतिक ज्यादा थीं। उसने कई राजपूतों और मराठों को ऊंचे पद भी तो दिए थे। तो क्या इसे सिर्फ धार्मिक कट्टरता का मामला कह सकते हैं? ये बहुत अहम नुक्ता है। इसे सिर्फ काले और सफेद में देखना सही नहीं होगा। बेशक जजिया जैसे कदमों ने एक नकारात्मक संदेश तो दिया, विद्रोह की आग को हवा दी, लेकिन इसके पीछे की राजनीति भी गहरी थी। औरंगजेब एक ऐसे साम्राज्य पर शासन कर रहा था जिसमें लगातार विद्रोह हो रहे थे, तो उसे अपनी सत्ता कायम रखने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी लगे। पर नतीजा वही हुआ जो स्तंभ साम्राज्य को थामे हुए थे, वही दरकने लगे। और 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद तो जैसे कोई बांध ही टूट गया। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर बादशाहों की एक लाइन से लग गई, लेकिन कोई टिक ही नहीं पाया। बिल्कुल। और यहाँ नाम याद रखना जरूरी नहीं है, पैटर्न समझना जरूरी है। पैटर्न ये था कि बादशाह अब असल ताकत नहीं रह गए थे। असली खेल तो दरबार में बैठे अमीर, यानी जो नोबल्स थे, वो खेल रहे थे। अच्छा, वो गुटों में बटे हुए थे, है ना? ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी। हाँ, और ये गुट ही तय कर रहे थे कि अगला बादशाह कौन बनेगा और कौन गद्दी से उतरेगा। ये किंग मेकर्स का दौर था। जैसे जुल्फिकार खान ने जहांदार शाह को गद्दी पर बिठाया, और फिर सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियर को। बादशाह तो बस एक कठपुतली बनकर रह गया था। यानी दिल्ली का तख्त एक इनाम बन गया था, जिसे सबसे ताकतवर गुट जीत लेता था। जब घर के अंदर ऐसी हालत हो तो बाहर वालों की नजर तो पड़ेगी। और ठीक यही हुआ। उत्तर पश्चिम की जो सीमाएं थी, जो हमेशा से भारत के लिए बहुत अहम रही हैं, उन पर किसी का ध्यान ही नहीं था। वहां की चौकियां कमजोर थीं, सैनिकों को वक्त पर तनख्वाह तक नहीं मिलती थी। ये एक तरह से दरवाजा खुला छोड़ने जैसा था। और इस खुले दरवाजे से 2 बड़े तूफान अंदर आए। पहला था ईरान से नादिर शाह का हमला 1739 में। दस्तावेजों में करनाल की लड़ाई का जिक्र है, जहां उसने मुगल सेना को कुछ ही घंटों में हरा दिया। ये कैसे मुमकिन हुआ? मुगल सेना तो बहुत बड़ी मानी जाती थी, बड़ी जरूर थी, लेकिन अनुशासनहीन और पुरानी पड़ चुकी थी। नादिर शाह की सेना छोटी थी, लेकिन ज्यादा तेज, ज्यादा अनुशासित और बेहतर हथियारों से लैस थी। मुगल सेना अभी भी हाथियों और भारी तोपखाने पर निर्भर थी, जबकि नादिर शाह के पास हल्की और ज्यादा मारक क्षमता वाली तोपें थीं। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के दरवाजे उसके लिए खुल गए। और फिर दिल्ली में जो हुआ वो एक कत्लेआम था। और वो अपने साथ तख्ते ताउस, मतलब पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा भी ले गया। मैंने पढ़ा है कि उसने दिल्ली से करीब 70 करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। आज के हिसाब से तो ये खरबों में होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य की बची खुची इज्जत को मिट्टी में मिला देने जैसा था। इसने पूरे हिंदुस्तान और दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया
कि मुगल बादशाह अब अपनी राजधानी तक की हिफाजत नहीं कर सकता, वो शेर अब कागज का बन चुका था। और फिर दूसरा हमलावर आया अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से। उसने तो एक के बाद एक कई हमले किए, लेकिन उसका सबसे बड़ा टकराव हुआ 1761 में पानीपत के मैदान में। हाँ, पानीपत की तीसरी लड़ाई। और ये लड़ाई मुगलों और अब्दाली के बीच नहीं, बल्कि अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। मराठा उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे थे और दिल्ली पर भी एक तरह से उनका ही नियंत्रण था। एक मिनट, यहाँ अब्दाली और मराठा भी पानीपत में लड़ रहे हैं। बाबर ने भी अपनी पहली लड़ाई वहीं लड़ी थी, अकबर ने हेमू को वहीं हराया था। ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्या पानीपत में कुछ खास बात थी कि सब अपनी किस्मत का फैसला करने वहीं पहुंच जाते थे? ये कोई संयोग नहीं था, इसकी बहुत ठोस भौगोलिक और रणनीतिक वजह हैं। पहली बात, पानीपत दिल्ली के बहुत करीब है, तो जो भी हमलावर खैबर दर्रे से आता था उसे दिल्ली पहुंचने के लिए पानीपत से गुजरना ही पड़ता था। अच्छा। और दिल्ली के बादशाह के लिए भी अपनी सेना और रसद मतलब सप्लाईज वहां पहुंचाना बहुत आसान था। और जमीन का भी शायद कोई रोल रहा होगा। बिल्कुल, वहां का मैदान सपाट और चौड़ा है, जो घुड़सवार सेना के आने जाने और पैतरेबाजी के लिए एकदम सही था। इसके अलावा यमुना नदी पास में थी, तो पानी आसानी से मिल जाता था, और मॉनसून भी वहां थोड़ा कम समय के लिए रहता है, तो साल के ज्यादातर महीने लड़ाई के लिए मुमकिन थे। तो मतलब ये कोई संयोग नहीं था, पानीपत की लोकेशन ही उसे युद्ध का केंद्र बनाती थी। तो सही बात है। तो अब तक हमने देखा कि कमजोर बादशाह थे, दरबार में साजिशें चल रही थीं और बाहर से हमले हो रहे थे, लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी है? दस्तावेज कुछ और गहरी मतलब ढांचागत दिक्कतों की तरफ भी इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ लक्षण थे, बीमारी तो सिस्टम के अंदर थी। आपने सही पकड़ा। सबसे बड़ी बीमारी थी जागीरदारी संकट। इसे समझने के लिए सोचिए कि मुगल साम्राज्य एक बड़ी कंपनी है और इसके अमीर मतलब नोबल्स सीनियर मैनेजर हैं। कंपनी उन्हें सैलरी कैश में नहीं बल्कि जमीन के एक टुकड़े यानी जागीर के रूप में देती है। ठीक है, जहां से वो टैक्स वसूल कर अपना खर्च चलाते हैं और बादशाह के लिए सैनिक भी रखते हैं। बिल्कुल। अब संकट तब आया जब मैनेजर्स यानी अमीर बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन अच्छी जमीनें यानी जागीरें उतनी ही रहीं। औरंगजेब के समय दक्कन में बहुत से नए अमीरों को शामिल किया गया, लेकिन देने के लिए उपजाऊ जागीरें बची ही नहीं। तो फिर होड़ मच गई होगी। जबरदस्त। हर कोई सबसे अच्छी सबसे मुनाफे वाली जागीर चाहता था। इससे उनके बीच गुटबाजी और संघर्ष शुरू हो गया। उनकी वफादारी बादशाह के प्रति कम और अपनी जागीर को बचाने या बढ़ाने में ज्यादा हो गई। ये सिस्टम तो अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि इतिहासकार भी इस पर एकमत नहीं है कि मुख्य विलेन कौन था। कुछ जैसे JN सरकार, वो तो बादशाहों और अमीरों के नैतिक पतन को दोष देते हैं। कहते हैं कि वो ऐशो आराम में डूब गए थे। हाँ, वो इसे एक पर्सनल फेलियर की तरह देखते हैं। लेकिन दूसरे इतिहासकार जैसे सतीश चंद्रा कहते हैं कि असल समस्या इंसान नहीं सिस्टम थी। वही जागीरदारी का आर्थिक संकट। ये एक आर्थिक टाइम बॉम्ब जैसा था जो टिक टिक कर रहा था और आखिरकार फट गया। और इरफान हबीब एक और एंगल जोड़ते हैं ना जी। वो कहते हैं कि मुगल व्यवस्था किसानों का बहुत ज्यादा शोषण करती थी, जिससे ग्रामीण इलाकों में लगातार विद्रोह हो रहे थे और इसने साम्राज्य की जड़ों को कमजोर कर दिया। तो मतलब कोई एक जवाब नहीं है, ये तो एक मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसा था। नैतिक पतन, आर्थिक संकट, कृषि व्यवस्था की समस्याएं, सबने मिलकर इस विशाल साम्राज्य को गिरा दिया। अच्छा, जब दिल्ली में ये सब चल रहा था तो बाकी हिंदुस्तान में क्या हो रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। जैसे ही दिल्ली की पकड़ ढीली हुई, पूरे देश में नई नई ताकतें और राज्य उभरने लगे। इन्हें हम 3 तरह से देख सकते हैं। पहले थे उत्तराधिकारी राज्य, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तो मुगल सूबे ही थे पहले। तकनीकी रूप से तो थे और इनके गवर्नर बादशाह को नजराना भी भेजते थे, लेकिन असल में ये अपने अपने इलाकों के लगभग आजाद बादशाह बन चुके थे। और वो दिल्ली से बेहतर शासन कर रहे थे कई मायनों में। हाँ, मिसाल के तौर पर बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने एक नया और बेहतर राजस्व सिस्टम बनाया, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। यही वजह है कि जब दिल्ली का खजाना खाली हो रहा था, बंगाल व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ था। और बाकी 2 तरह के राज्य कौन से थे? दूसरे थे स्वतंत्र राज्य, जैसे मैसूर और राजपूत रियासतें। और तीसरे और सबसे अहम थे नए राज्य। ये वो राज्य थे जो मुगलों के खिलाफ विद्रोह करके ही पैदा हुए थे। इनमें सबसे बड़े खिलाड़ी थे मराठा,
सिख और जाट। मराठा तो एक समय दिल्ली तक पहुंच गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो ही मुगलों की जगह लेंगे। तो यहाँ एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ राजनीतिक तौर पर देश टुकड़ों में बट रहा था, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक रूप से भारत अब भी एक पावर हाउस था। बिल्कुल। भारत के सूती और रेशमी कपड़े, मसाले, दस्तकारी, इन सब की यूरोप से लेके चीन तक जबरदस्त मांग थी। भारत का निर्यात उसके आयात से कहीं ज्यादा था, जिसका मतलब था कि दुनिया भर से सोना और चांदी बहकर भारत आ रहा था। सोने की चिड़िया वाली बात तब भी सच थी। सच थी। ये क्षेत्रीय राज्य भले ही आपस में लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने व्यापार के रास्तों को कभी बंद नहीं होने दिया। लेकिन अगर समाज की बात करें तो तस्वीर उतनी अच्छी नहीं लगती। समाज जाति और धर्म में बहुत गहरे तक बटा हुआ था। महिलाओं की हालत बहुत खराब थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब आम बातें थीं। हाँ, सामाजिक तौर पर ये एक ठहरा हुआ दौर था। शिक्षा भी पारंपरिक थी, जो साहित्य, धर्म और दर्शन तक ही सीमित थी। विज्ञान और तकनीक की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। और यही वो एक मैदान था जहां भारत यूरोप से बुरी तरह पिछड़ रहा था। यूरोप में उस वक्त वैज्ञानिक क्रांति हो रही थी और भारत इस दौर से अनजान था। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? एक महान साम्राज्य जो अंदर से खोखला हो चुका था, दरबारियों की साजिशों, आर्थिक संकट और किसानों के गुस्से का शिकार बना, और फिर नादिर शाह और अब्दाली के हमलों ने उस पर आखिरी वार कर दिया। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मुगलों का पतन अपने पीछे कोई शून्य या खालीपन नहीं छोड़ रहा था। उनकी जगह लेने के लिए मराठा, सिख, मैसूर, बंगाल, अवध जैसी ताकतवर और महत्वाकांक्षी शक्तियां मैदान में थीं। 18वीं सदी का भारत कोई खाली कैनवस नहीं था। ये एक शतरंज की बिसात थी जिस पर कई भारतीय खिलाड़ी शाह और मात का खेल खेल रहे थे। और यहीं पर हमारे लिए सोचने वाली एक बात छुपी है। दस्तावेज ये साफ करते हैं कि इन भारतीय शक्तियों में से कोई भी, यहां तक मराठा भी, इतने ताकतवर नहीं थे कि वो मुगलों की जगह लेकर पूरे भारत पर एक स्थिर शासन बना सकें। वो आपस में भी लड़ रहे थे। तो सोचिए, अगर अंग्रेजों जैसी कोई संगठित बाहरी ताकत इस खेल में शामिल न हुई होती, तो इन उभरती हुई भारतीय शक्तियों के आपसी संघर्ष से हिंदुस्तान का राजनीतिक नक्शा आखिर कैसा बनता?